नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है श्रीगुप्त, सी है समुद्रगुप्त या फिर डी है घटोत्कच। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्रीगुप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं श्रीगुप्त को, लेकिन अगर हम बात करते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप बात करोगे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, जबकि संस्थापक खाली संस्थापक लिखाएगा तब आप बात करेंगे श्रीगुप्त को कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठते ही मतलब गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में ही जो है इसने गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, गुप्त संवत इसके द्वारा चलाया गया था और इसी ने जो है गुप्त में सबसे पहले सिक्के इसी ने चलाए थे जो चांदी के थे। ठीक है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। तो ये फैक्ट भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त सेकंड, सी है स्कंदगुप्त या फिर डी है समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो है वो संबंधित है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति संबंध स्तंभ लेख जो है हरिसेन द्वारा रचित है, यानी कि हरिसेन कौन था, तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। ठीक है, इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की गाथा लिखी गई है मेनली। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन इसको कहते हैं। और ये किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्मिथ जो था इसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था और समुद्रगुप्त को हम कविराज नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे ये जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सकारी नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त सेकंड, सी है स्कंदगुप्त या फिर डी है समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम सकारी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं सकारी, इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने शकु को पराजित किया था। किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकु को पराजित किया था, इसीलिए इसको सकारी कहते हैं। और शकु को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने करी थी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, और इसी ने जो है यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। परम भागवत, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। परम भागवत कहो या फिर विक्रमादित्य कहो या फिर सकारी, ये तीनों उपाधियां किसकी हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर हम बाकी बातें करें तो एक तो इसके बारे में यही आ जाएगा कि शकु को पराजित किया था इसने, और दूसरा कि इसने मतलब इसके दरबार में नवरत्न थे। और दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहां पर एक लोहे का स्तंभ लेख है जिससे मतलब जिसका संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही बताया जाता है। यानी कि मेहरौली का लौह स्तंभ किसका है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास भी उनमें से एक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। गुप्तकालीन किस अभिलेख से सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए है ऐरण अभिलेख, बी है भीतरी स्तंभ अभिलेख, सी है एहोल अभिलेख या फिर डी है जूनागढ़ अभिलेख। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऐरण अभिलेख। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रमाण किससे मिलता है, ऐरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिससे सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऐरण अभिलेख की, तो गुप्त में एक शासक था जिसका नाम था भानुगुप्त। क्या था, भानुगुप्त था। इसी के समय जो है ये ऐरण अभिलेख लिखा गया है और जिससे हमको पता चलता है कि कोई महिला जो है अपने मतलब उसके पति की डेथ होने के बाद जो है वो भी सती हो गई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक द्वारा बनाया गया था।
ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, बी है चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है स्कंदगुप्त या फिर डी है समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुमारगुप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुमारगुप्त से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% या फिर 98% तो यही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने और कुछ नहीं किया। मेनली कुमारगुप्त से यही क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने। दूसरा क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो ये कि कुमारगुप्त का एक अन्य नाम क्या है? इसे हम महेंद्रादित्य भी कहते हैं, ठीक है, महेंद्रादित्य भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है स्कंदगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि फाहियान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है भारत आया था। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 399 ईस्वी में भारत आया था और ये 414 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था, ठीक है। ये एक बौद्ध भिक्षु था और इसने भारत में जितने भी बौद्ध विहार थे उन सब की यात्रा की थी। जैसे बुद्ध से संबंधित जो भी जगह थी वहां भी ये गया था। तक्षशिला में रहा, नालंदा गया, कपिलवस्तु गया। तो ये मतलब इसने बहुत सारी जगह पर इसने भ्रमण किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। हुणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है कुमारगुप्त, सी है स्कंदगुप्त, डी है समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुणों को पराजित करने वाला जो गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हुणों के बारे में, हुण एक बर्बर जनजाति थी। बर्बर का मतलब एक जंगली लोग, ठीक है। तो उनको पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। और इसकी जानकारी हमको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है। तो एक शख्स शासक था रुद्रदामन जिसने जूनागढ़ अभिलेख लिखा है और ये जो है भारत का पहला संस्कृत भाषी अभिलेख है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, ठीक है। और एक दूसरा अभिलेख आता है जिसका नाम है भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख, ये अभिलेख किसका है? ये इसी का है, स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख है जिससे हमको पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय ही हुणों का आक्रमण हुआ था। तो यानी कि एक है जूनागढ़ अभिलेख, एक है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था। लेकिन विजय का प्रमाण कहाँ से मिलता है कि स्कंदगुप्त जीत गया था? ये बात पता चलती है जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है भास्कराचार्य, सी है शूद्रक, डी है विशाखदत्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भास्कराचार्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, इसको ध्यान रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की उम्मीद है। तो लीलावती पुस्तक जो है ना एक गणित की किताब है, गणित से संबंधित एक किताब है। और ये लिखी किसने है? तो भास्कराचार्य ने लिखी, भास्कराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। और इस किताब का फारसी अनुवाद जो हुआ है वो किसने किया है? फैजी ने। फैजी ने जो है इसका फारसी अनुवाद किया है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है आहत, बी है रूपक, सी है दिनार या फिर डी है निष्क। तो अगर हम बात करते हैं गुप्त काल की, गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं थी उन्हें हम कहते थे दिनार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करते हैं चांदी की मुद्राओं को तो उनको कहते थे रूपक। चांदी की होगी रूपक, सोने की होगी दिनार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना है। आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता है? ऑप्शन ए है सातवाहन, बी है मौर्य काल, सी है राष्ट्रकूट वंश या फिर डी है गुप्त काल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल। तो नगरों का क्रमिक पतन किसके समय शुरू हुआ या फिर किस काल में शुरू हुआ? तो गुप्त काल में शुरू हो गया था नगरों का क्रमिक पतन। नगरों का क्रमिक पतन की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि गुप्त साम्राज्य के टूटने के बाद जो है भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यानी कि जो नगर से समाप्त होने लगे, लोग जो है नगरों से गांव की ओर जाने लगे
और इसमें ऐसा क्या हुआ गुप्त काल में, तो गुप्त काल में भूमिदान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा दान किया गया और उनको जो दान की गई भूमि थी उस पर टैक्स भी नहीं लिया जाता था। तो उससे क्या हुआ कि आय में कमी होगी सरकार की या फिर मतलब राजाओं के। तो उससे क्या होगी, लोगों तो आय कम होगी और लोग जो है गाँव से शहर सॉरी मतलब गाँव की ओर लौटने लगे, शहरों से गाँव की ओर लौटने लगे, ठीक है। और जो विदेशी व्यापार था वो भी कमज़ोर हो गया और जो व्यापारी मार्ग थे वो भी असुरक्षित हो गए। तो इससे क्या हुआ कि नगर टूटने लगे, ठीक है, और लगातार युद्ध होने लगे। तो इसी को हम कहते हैं नगरों का क्रमिक पतन। तो ये विशेषता है गुप्त काल की, ठीक है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।